नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आदिशंकर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, व्यापम हो, जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें जो साइंस सब्जेक्ट है, जो विज्ञान विषय है, वो अच्छा खासा वेटेज कवर करता है। लगभग हर वर्ष इसमें से 5 से 10 क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो जितने भी एग्ज़ाम्स हो, चाहे खासकर एनटीपीसी और जितने भी रेलवे एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाती है, उसमें जो मेजर सब्जेक्ट रहता है वो रहता है साइंस रहता है। तो आज हम अपनी साइंस की पहली क्लास स्टार्ट करने वाले हैं और साइंस में एक जो महत्वपूर्ण शाखा है बायोलॉजी, उसमें जो एक टॉपिक है जिसका नाम है कोशिका, उसको हम आज से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो उसके पहले हम कुछ साइंस के बारे में जानते हैं कि साइंस क्या है। तो देखते हैं कि साइंस क्या है या विज्ञान क्या है। तो विज्ञान एक ऐसा व्यवस्थित ज्ञान है जो प्राकृतिक घटनाओं, पदार्थों और उनके गुणों तथा परस्पर क्रियाओं का अध्ययन, प्रयोग और अवलोकन के आधार पर किया जाता है। तो साइंस में क्या किया जाता है, विज्ञान में अपन किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? प्राकृतिक घटनाओं का तर्क एवं प्रयोग के आधार पर क्या करते हैं? हम अध्ययन करते हैं। सरल शब्दों में इसको समझते हैं। सरल शब्दों में क्या होता है? सरल शब्दों में समझते हैं तो सरल शब्दों में है कि विज्ञान वह ज्ञान है जो तर्क, परीक्षण और प्रयोग के आधार पर प्रकृति और उसके नियम को समझने का कार्य करता है। उदाहरण देखते हैं, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह एक वैज्ञानिक सत्य है। तो जैसा कि आपने देखा कि जो विज्ञान है वो क्या करता है? प्रयोग और तथ्य पे आधारित रहता है। ठीक है, अब विज्ञान की बात करें तो विज्ञान दो शब्दों से मिलके बना है। किस किस से? वी प्लस ज्ञान। इसमें वी का अर्थ होता है विशेष और ज्ञान का अर्थ होता है, सब जानते हैं, जानना या उस चीज़ के बारे में पता लगाना। विज्ञान को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइंस बोलते हैं। ठीक है, तो जो साइंस जो वर्ड आया है वो आया है लैटिन भाषा के से आया है लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से आया है। लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से आता है, जिसका अर्थ होता है जानना। क्या होता है? जिसका अर्थ होता है जानना। फिर हम पढ़ते हैं कि विज्ञान में महत्वपूर्ण शाखाएं कौन कौन सी होती हैं। तो विज्ञान में जो महत्वपूर्ण शाखाएं होती हैं वो होती हैं 3 शाखाएं। पहली होती है भौतिक विज्ञान, दूसरी होती है रसायन विज्ञान और तीसरी होती है जीव विज्ञान। तो पहले हम पढ़ते हैं भौतिक विज्ञान के बारे में। तो भौतिक विज्ञान क्या है? भौतिक विज्ञान को हम इंग्लिश में बोलते हैं फिजिक्स। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान के बारे में जानते हैं। तो भौतिक विज्ञान क्या है? यह शाखा पदार्थ, ऊर्जा, गति, बल, ध्वनि, प्रकाश, बिजली आदि प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करती है। क्या करती है? यह शाखा पदार्थ, ऊर्जा, गति, बल, ध्वनि आदि प्राकृतिक घटनाओं का क्या करती है? अध्ययन करती है। जो भी प्रकृति में जो चीज़ होती हैं, चाहे वो गति हो, कार्य हो, ऊर्जा हो, संवेग हो, वेग हो, उसका क्या करती है? अध्ययन करती है। इसके उदाहरण देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल और गति के नियम। जैसा कि आप जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल जो पृथ्वी पर लगता है और हर एक द्रव्यमान पिंड पर लगता है, वो क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल। इसका हम अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? भौतिक विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। इसके बाद जानते हैं कि जो भौतिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान के जो जनक हैं वो कौन है? वो है न्यूटन। लेकिन जो आधुनिक भौतिक विज्ञान के जो जनक हैं वो हैं आधुनिक भौतिक विज्ञान के जो जनक हैं वो हैं एल्बर्ट आइंस्टीन। कौन है? आइंस्टीन, एल्बर्ट आइंस्टीन। इसके बाद हम बात करते हैं विज्ञान की दूसरी शाखा जिसको हम बोलते हैं रसायन विज्ञान के बारे में बात करते हैं। तो रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री, तो यह शाखा पदार्थों की रचना, उसके गुण, परिवर्तन, उसके परस्पर क्रियाओं का अध्ययन करती है। उदाहरण इसका जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O होता है, जिसमें हाइड्रोजन के कितने अणु रहते हैं? 2 रहते हैं और ऑक्सीजन का कितना रहता है? 1 अणु रहता है। उसके बाद क्षारों की क्रिया, इसमें हम एक और उदाहरण दे सकते हैं जो प्राकृतिक रूप से होता है। जैसे कि जब बारिश होती है तो जब लोहे की जो धातु होती है,
लोहा क्या है? एक धातु है। जब उसको हम पानी के संपर्क में लाते हैं, बारिश के पानी या कोई भी पानी के संपर्क में लाते हैं, तो उसमें एक रासायनिक क्रिया होना शुरू हो जाती है जिसको हम बोलते हैं लोहे में जंग लगना। ये भी क्या होती है? प्राकृतिक घटनाएं होती हैं जिसको हम रसायन विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, अब जो रसायन विज्ञान को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री बोलते हैं। केमिस्ट्री बोलते हैं। केमिस्ट्री शब्द की जो उत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा के कीमिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है मिलाना। इसका अर्थ क्या है? मिलाना। ठीक है, तो ये देखा हमने रसायन विज्ञान के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारी अगली शाखा। तो हमारी अगली शाखा है जीव विज्ञान या बायोलॉजी। ठीक है, तो जो बायोलॉजी है वो 2 शब्दों से मिलके बनी है, ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलके बनी है, बायोस प्लस लोगोस। बायोस का अर्थ है जीव और लोगोस का अर्थ है अध्ययन। क्या है? अध्ययन। ये कौन सी भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा से लिया गया है। अब देखते हैं कि जीव विज्ञान क्या होता है। तो जीव विज्ञान क्या होता है? यह जीवों, पौधों, जंतुओं, मनुष्यों की संरचना, कार्य, विकास और जीवन की प्रक्रियाओं का अध्ययन करती है। तो जीव विज्ञान में हम क्या देखते हैं? पौधों की संरचना, उनके कार्य, उनके विकास और उनकी संरचना। इसी प्रकार हम जंतुओं की, पेड़ पौधों की, मनुष्यों की संरचना, कार्य एवं विकास का अध्ययन किसमें करते हैं? जीव विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, और जीव विज्ञान में भी प्रमुख 2 शाखाएं होती हैं। कौन कौन सी होती है देखते हैं हम। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। जीव विज्ञान में मुख्यतः 2 शाखाएं होती हैं। पहली कौन सी होती है? वनस्पति विज्ञान। तो हम बॉटनी बोलते हैं। और दूसरी होती है जंतु विज्ञान, इसको हम क्या बोलते हैं? जूलॉजी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो ये होती हैं जीव विज्ञान की 2 शाखाएं, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। तो पहले हम देखते हैं वनस्पति विज्ञान के बारे में कि वनस्पति विज्ञान क्या है। देखते हैं वनस्पति विज्ञान, जिसको हम बोलते हैं बॉटनी। यह शाखा पौधों का अध्ययन करती है। इसमें पौधों की बनावट, कार्य, वृद्धि, प्रजनन और वर्गीकरण आदि शामिल है। तो वनस्पति विज्ञान में हम पौधों की संरचना, उनके कार्य, प्रजनन, उनकी प्रणाली, कैसे वो कार्य करते हैं, उन सब चीज़ का अध्ययन हम किसमें करते हैं? वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। उदाहरण है पत्तियों की रचना, प्रकाश संश्लेषण क्रिया और पौधों का वर्गीकरण। तो इसमें हम पौधों का वर्गीकरण के पौधे कितने प्रकार के होते हैं, कौन से पौधों को कहाँ रखा जाता है, झाड़ियाँ क्या होती हैं, शाखाएँ क्या होती हैं, वृक्ष क्या होते हैं, छोटे पेड़ क्या होते हैं, वृक्षों के भाग क्या होते हैं, इन सब चीज़ का अध्ययन हम किस में करते हैं? वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत। इसमें आती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो आप सब जानते ही होंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है। तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो मुख्यतः पौधों की पत्तियों में पाई जाती है या होती है। यह एक प्रक्रिया है जिसमें पौधे अपना सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, जल, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में क्या बनाते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। तो ये क्रिया सिर्फ किस में होती है? पौधों में ही होती है। तो ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे? वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत पढ़ेंगे। उसके बाद हम दूसरी शाखा के बारे में बात करते हैं। तो हमारी दूसरी शाखा है प्राणी विज्ञान या जूलॉजी। इसमें क्या क्या पढ़ते हैं हम? यह शाखा जानवरों, प्राणियों का अध्ययन करती है। इसमें उनकी शरीर रचना, कार्यप्रणाली, विकास, व्यवहार और प्रजनन आदि शामिल है। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। इसका उदाहरण है मानव पाचन तंत्र, मछलियों की प्रजातियां। ठीक है, तो जीव विज्ञान में जो दूसरी शाखा है जंतु विज्ञान, इसमें हम क्या देखते हैं? इसमें जितने भी जीव आते हैं,
चाहे वो उभयचरी हो, स्तनधारी हो, सरीसृप हो, और जितने भी रेंगते हैं जीव जिसको हम क्या बोलते हैं, सरीसृप बोलते हैं, उभयचरी, रेप्टाइल्स, पक्षियों, जानवरों, इन सब के हम अध्ययन किसमें करते हैं, जीव विज्ञान के जो एक सेकेंड जो दूसरी जो शाखा है जिसको हम क्या बोलते हैं, जंतु विज्ञान, उसके अंतर्गत हम इसके अध्ययन करते हैं। इसमें मनुष्य के एक एक बॉडी पार्ट के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी शाखाएं। इसके बाद हम देखेंगे, यहीं से हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं कोशिका, जिसका नाम क्या है, कोशिका। तो 11th क्लास की जो NCERT है उसमें जो 8th चैप्टर है वो क्या है, कोशिका, कोशिका या सेल, कोशिका या सेल। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हर एग्जाम में इसमें से कम 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम जानते हैं कि कोशिका क्या होती है। तो कोशिका को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, सेल, लेकिन इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है साइटो, जिसका अर्थ होता है खोखला बर्तन। क्या अर्थ होता है इसका, खोखला बर्तन। कोशिका के बारे में या सेल के बारे में हम जिस शाखा के अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं हम, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। तो कोशिका क्या होती है, कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। ठीक है, जो सभी जीव हैं या जो जितने भी पौधे हैं वो किससे मिलके बने, एक छोटी सी कोशिका से मिलके बने हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखती हूँ, जैसे कि जो भवन है वो भवन निर्माण किससे होता है, ईंटों से होता है। जो छोटी छोटी ईंट होती है उनसे क्या होता है, भवन निर्माण होता है। जब बहुत सारी ईंट मिल जाती हैं तो क्या बनता है, दीवार बनती हैं, और जब दीवार मिलके क्या बनाती है, कमरा बनाती है, और जब कमरे बन जाते हैं तो क्या करते हैं, वो भवन का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार जो कोशिका होती है वो क्या होती है, एक छोटी सी एक बहुत महत्वपूर्ण इकाई होती है जो क्या करती है, शरीर का निर्माण करती है। बहुत सारी कोशिकाएं मिलके क्या करती हैं, ऊतक का निर्माण करती हैं। जब बहुत सारे ऊतक मिल जाते हैं तो वो क्या करते हैं, अंग का निर्माण करते हैं, और जब बहुत सारे अंग मिल जाते हैं तो वो क्या करते हैं, अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। तो देखा जाए तो जीवों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका ही है। ठीक है, तो ये हो गई कोशिका की बात। इसके बाद हम बात करते हैं कोशिका की खोज, डिस्कवरी ऑफ सेल। तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कॉर्क के टुकड़े में की थी। रॉबर्ट हुक द्वारा देखी गई बॉक्सनुमा संरचना वास्तव में मृत कोशिका की थी। तो एक वैज्ञानिक जिनका नाम क्या है, रॉबर्ट हुक है, उन्होंने क्या किया, सन 1665 में कोशिका की खोज की। लेकिन इन्होंने जो कोशिका की खोज की वो किसमें की, मृत कोशिका में कोशिका की खोज की थी। इन्होंने खुद के द्वारा जो स्वनिर्मित जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी था उन्होंने उसमें ही कोशिका की खोज की। तो उन्होंने क्या किया, जो पेड़ों की जो छाल होती है उसमें मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनको क्या बोलते हैं हम, कॉर्क कोशिकाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्क कोशिकाएं। कॉर्क कोशिकाएं। इन्होंने इनमें क्या देखा कि कुछ कोशिका उन्होंने पहले छाल ली, उन्होंने सूक्ष्मदर्शी के नीचे रखा और उन्होंने देखा कि एक खोखले बर्तन जैसी संरचना दिख रही है, लेकिन उसमें कोई भी कोशिकांग नहीं है। तो यहीं से उन्होंने क्या की, कोशिका की खोज की। इसके बाद बात करें, दूसरे वैज्ञानिक आए ल्यूवेनहॉक। पहले जो उन्होंने खोज की, जो रॉबर्ट हुक ने जो खोज की इसमें की, कॉर्क कोशिका में की, लेकिन वो कोशिका कैसी थी, मृत कोशिका थी। कैसी कोशिका थी, मृत कोशिका थी, ये जीवित नहीं थी। जीवित क्यों नहीं थी, क्योंकि कोशिका को जीवित रहने के लिए कोशिकांग का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोशिकांग जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया जिसमें क्या होता है, जिसमें एटीपी बनती है, राइबोसोम जिसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है, हरित लवक जो पादप कोशिकाएं पाए जाते हैं जिसके अंदर प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, जैसे कि और भी कोशिकांग होते हैं
जो कोशिका को जीवित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो उन्होंने देखा कि ये कोशिकांग इसमें नहीं पाए जाते, तो ये कोशिका कैसी हुई, ये कोशिका हुई मृत कोशिका। उसके बाद आए दूसरे वैज्ञानिक जिनका नाम क्या था, ल्यूवेनहॉक। इन्होंने सन 1674 में सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी की सहायता से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया था। रॉबर्ट हुक के बाद कौन आए, ल्यूवेनहॉक आए। इन्होंने सन 1674 में तालाब के जल में से एक जीव को निकाला। उस जीव का नाम क्या था, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो किसके अंतर्गत आता है, जो प्रोटिस्टा जगत में आता है, जगत के अंतर्गत आता है। तो इन्होंने तालाब में से एक जीव को निकाला जिसका नाम था प्रोटोजोआ। उसी में इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की। किसने की थी, ल्यूवेनहॉक ने। यहाँ से एक प्रश्न आ सकता है, तो इस प्रश्न को आप ध्यान में रखें। ये जो जीवित कोशिका, ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले जो जीवित कोशिका में कोशिका की खोज की, वो जीव का नाम क्या था, वो नाम था प्रोटोजोआ, जो प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आते हैं। फिर हम बात करते हैं कोशिका की आकृति एवं आकार। कोशिका की आकृति एवं आकार। तो कोशिका विभिन्न आकृतियों व आकार की हो सकती है। विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं विभिन्न जीव या एक ही जीव के विभिन्न अंगों में पाई जा सकती हैं। इसका मतलब है कि जो कोशिका होती है वो विभिन्न आकृति एवं आकार की होती है। जैसे कि आप मनुष्य में ही बात कर लें, तो मनुष्य में सभी तंत्र अलग अलग, सभी अंग अलग अलग होते हैं। जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, चाहे हम बात कर लें किडनी की, उसमें जो कोशिका होती है वो कौन सी होती है, वृक्राणु या नेफ्रॉन होती है। उसके बाद हम बात करें मस्तिष्क की, तो मस्तिष्क में जो कोशिका होती है उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स बोलते हैं। तो उसकी जो आकृति होगी, मस्तिष्क में जो कोशिका पाई जा रही है न्यूरॉन्स, उसकी आकृति अलग होगी। और जो वृक्क में जो वृक्राणु या नेफ्रॉन पाए जाते हैं, तो उसकी आकृति एवं आकार अलग होगा। साथ साथ इनके कार्य भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो कोशिका की जो एक ही जीव में जो कोशिका की आकृति, आकार एवं कार्य होते हैं वो भिन्न भिन्न हो सकते हैं। जैसे कि हम बात करें आरबीसी, जो किस में पाई जाती है, ब्लड में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, ब्लड। ब्लड क्या है, एक संयोजी ऊतक है। ब्लड को हम एक अंग या अंग नहीं बोल सकते, क्योंकि ये क्या है, एक संयोजी ऊतक है। तो ब्लड में कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, आरबीसी पाई जाती है, जिसकी आकृति क्या होती है, गोल एवं द्विअपतलीय। जो WBC होती है वो भी किसमें पाई जाती है, ब्लड में पाई जाती है, जिसकी आकृति क्या होती है, अमीवीय। इसके अलावा ब्लड में बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है, जैसे कि प्लेटलेट्स, उसमें थ्रोम्बोसिन, ऐसी बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं। उसके बाद बात करते हैं, कोशिकाएं सामान्यतः गोल लंबी होती हैं, परंतु कुछ कोशिकाएं बहुत लंबी होती हैं और किनारों पर नुकीली होती हैं। कोशिकाओं में भिन्नता कार्य के अनुसार पाई जाती है। कुछ स्थितियों में कोशिका की आकृति उसके प्रकार के अनुसार कम या ज़्यादा हो सकती है। उदाहरण, तंत्रिका कोशिका। बिल्कुल सही बात है, अगर कार्य ज़्यादा होगा तो उसकी आकृति वैसी होगी। कार्य के अनुसार कोशिका की आकृति बदलती या बढ़ती रहती है। जैसे कि ब्लड में जो आरबीसी पाई जाती हैं उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता, क्योंकि वो ज़्यादा ऑक्सीजन वहन करना चाहती है। अगर उसमें जो केंद्रक होगा तो वो ज़्यादा ऑक्सीजन वहन नहीं कर पाएगी, जिसके कारण वो हमारी वाहिनियों में, रक्त वाहिनियों में अच्छे से तैर नहीं पाएगी, वो लचीली नहीं होगी। केंद्रक के होने के कारण वो क्या होती है, कठोर हो जाएगी या ठोस हो जाएगी। इस कारण वो ज़्यादा वो ऑक्सीजन वहन नहीं कर पाएगी और अच्छे से फ्लो नहीं कर पाएगी। इसलिए वो अपनी आकृति को कैसे कर लेती है, द्विअपतली कर लेती है और लचीली कर लेती है। तो कहने का मतलब यही है कि कार्य के अनुसार कोशिका की आकार बदलता रहता है। ठीक है, बात करते हैं तंत्रिका कोशिका की। तो तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी क्या होती है, कोशिकाएं होती हैं शरीर में। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, कॉर्क एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। ये चीज़ मैंने आपको बता दी है कि कॉर्क कोशिकाएं कहाँ होती हैं, वृक्ष की छाल में होती हैं। अधिकांश कोशिकाएं अति सूक्ष्मदर्शी होती हैं तथा इन्हें खुली आंखों से हम नहीं देख सकते।
ठीक है, ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, उनको सिर्फ इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम ही देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं, सबसे छोटी कोशिका जीवाणु कोशिका होती है जिसका आकार 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर होता है। तो विश्व में जो बात करें, विश्व में जो सब बात करें, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा ये एक जीवाणु कोशिका होती है जो सबसे छोटी कोशिका कहलाती है। ये एक अपवाद भी है क्योंकि इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो माइकोप्लाज्मा क्या है? एक अपवाद भी है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका तैयार हो सकता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है जिसका आकार 170 गुणा 130 मिलीमीटर होता है। बात करते हैं मनुष्य में, तो मनुष्य की जो सबसे छोटी एक कोशिका है वो होती है नर का शुक्राणु, और जो सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो होती है मनुष्य में, वो होती है मादा का अंडाणु। क्या होती है? मादा का अंडाणु, जिसका आकार होता है 100 माइक्रोमीटर। ये हम मनुष्य की बात कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कोशिकाओं में, जीवों में कोशिकाओं की संख्या, नंबर ऑफ सेल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। एक कोशिका स्वयं में ही संपूर्ण जीव हो सकती है। इस जीव को एक कोशिकीय जीव कहते हैं, उदाहरण अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम तथा बैक्टीरिया। तो कोशिकाओं के आधार पर हम जीवों को दो भागों में बांट सकते हैं, या दो भागों में हम बांटते हैं। पहला है एक कोशिकीय जीव जिनमें एक कोशिका होती है, और दूसरा है बहुकोशिकीय जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो एक कोशिकीय जीव के उदाहरण तो आपने देख ही लिया है, के उदाहरण है अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। तथा जो बहुकोशिकीय जीव हैं उसके अंतर्गत क्या आ जाते हैं? पेड़ पौधे आ जाते हैं, जीव जंतु आ जाते हैं, मनुष्य आ जाते हैं। इसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं और ये जीव बहुत सारी कोशिकाओं से मिलके बने होते हैं। इसके उदाहरण आपने देख लिए हैं, मानव, मनुष्य और बहुत सारे जीव जंतु। तो जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उसमें एक ही कोशिका होती है, और वही कोशिका उसमें उस जीव में सभी कार्य करती है, चाहे वो प्रजनन हो, उत्सर्जन हो, कुछ भी हो, पाचन हो, वो क्या करती है? वही संपन्न करती है। एक कोशिकीय जीव में एक ही कोशिका कार्य करती है, और बहुकोशिकीय जीव में तो अलग अलग कोशिकाएं होंगी, किसके लिए? अलग अलग कार्य को संपन्न करने के लिए। ठीक है, इसके बाद आपने देख लिया, इसके अतिरिक्त बहुकोशिकीय जीवों में अनेक कोशिकाएं एक साथ मिलकर विभिन्न कार्यों को पूरा करती हैं, अंगों का निर्माण करती हैं, उदाहरण फफूंद इकाई, कवक, पादप, जंतु। तो जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं? अंगों का निर्माण करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कैसे? अभी मैंने आपको बताया था कि जो कोशिका होती है, जब बहुत सारी कोशिकाएं मिल जाती हैं तो क्या बनाते हैं? ऊतक बनाते हैं, और जब बहुत सारे ऊतक मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं, और जब बहुत सारे अंग मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं? अंग तंत्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अंग तंत्र। तो देखा जाए तो जो अंग तंत्र का निर्माण या जो पूरे एक शरीर का निर्माण होता है वो किससे होता है? एक छोटी कोशिका से होता है। ठीक है, जैसे बहुत होता है। ठीक है, प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव एक कोशिका से ही उत्पन्न हुआ है। कोशिका विभाजित होकर अपने जैसी बहुत सारी कोशिकाएं बनाती हैं जो वृद्धि करती हैं। कुछ बहुकोशिकीय जीव विविध प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिकाएं अपनी आकृति एवं आकार के कारण विभिन्न प्रकार की होती हैं। ये चीज़ मैंने आपको बता दिया कि कोशिकाएं अपनी आकृति और आकार के कारण बहुत सारे प्रकार की होती हैं, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, नेफ्रॉन, न्यूरॉन्स, तंत्रिका कोशिकाएं, नर्व सेल्स, ऐसे आकृति एवं आकार के कारण विभिन्न प्रकार की होती हैं। उदाहरण, मनुष्य शरीर में रुधिर कोशिकाएं, चिकनी पेशी कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं, अंडाणु, शुक्राणु, अस्थि कोशिकाएं, वसा कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो यह हमने देखा एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव के बारे में। आगे चलते हैं, तो आगे हम देखते हैं कि कोशिका के लक्षण। क्या देखते हैं हम? कोशिका के लक्षण। तो कोशिका द्वारा प्रदर्शित लक्षण निम्न है। प्रत्येक जीव कोशिका में कुछ आधारभूत कार्य करने की क्षमता होती है जो सभी जीवों का गुण है। कोशिकाएं एक समान रासायनिक संगठन व उपापचय क्रियाएं करती हैं। कोशिकाएं स्वतंत्र रूप से अपनी प्रतिपूर्ति कर सकती हैं।
जैसे कि अगर कोई कोशिका मर जाती है तो वो कोशिका दूसरी कोशिका आके उसको क्या कर देती है, उसको उसकी प्रतिपूर्ति कर देती है। मतलब कोशिका से ही कोशिका का निर्माण होता है। इसमें द्रव्य गुणन की क्षमता होती है तथा आनुवंशिक सूचनाएं पाई जाती हैं। तो कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है जिसमें क्या होता है, एक डीएनए पदार्थ होता है। वो क्या करता है, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षण या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवंशिकता को बनाए रखता है। मतलब जब एक पीढ़ी में जो लक्षण होंगे वो दूसरी पीढ़ी में वही लक्षण को वो पहुंचाने का कार्य करता है। तो जो डीएनए होता है वो क्या होता है, एक आनुवंशिक पदार्थ होता है। इसके बाद देखते हैं जीवों के शारीरिक संगठन के आधार पर कोशिकाओं की संख्या व प्रकार निर्धारित होता है। ठीक है, छोटे जीवों में कोशिकाओं की संख्या कम होती है, जबकि बड़े जीवों जैसे वृक्षों, हाथी, वेल, शेर आदि में अधिक संख्या में कोशिकाएं पाई जाती हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर जो छोटा जीव होगा तो उसमें कोशिकाओं की संख्या कम होगी और जो बड़ा जीव होगा उसमें कोशिकाओं की संख्या ज़्यादा होगी, क्योंकि उसमें प्रजनन पाचन के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो कोशिकाओं की भी ज़्यादा आवश्यकता होगी, उत्सर्जन के लिए भी होगी तो कोशिकाओं की संख्या ज़्यादा होगी। उदाहरण देखते हैं, मानव शरीर में लगभग अनगिनत कोशिकाएं होती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। तो यहाँ बात करते हैं हम कोशिका सिद्धांत की। तो कोशिका सिद्धांत मुख्यतः 3 वैज्ञानिकों ने दिया, मैथियस स्लाइडन एवं श्वान ने। उसके बाद आए रडोल्फ विर्चो। बस इन तीनों का ही नाम हमको याद रखना है, इन तीनों का ही नाम हमको बस इतना याद रखना है कि 3 वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या दिया, कोशिका सिद्धांत दिया। तो पहले हम बात करते हैं कोशिका सिद्धांत जीव के अधिकांश समाईकरणीय में से एक है। 2 जीव वैज्ञानिक एम स्लाइडन जो क्या थे, जर्मन वनस्पति शास्त्री थे। इन्होंने सन 1838 में तथा टी श्वान जो ब्रिटिश जंतु शास्त्री थे, इन्होंने सन 1839 में क्या किया, अपने जंतु मतलब ये जंतु और वनस्पति विज्ञान दोनों के क्या थे, वैज्ञानिक थे। और जो मैथियस स्लाइडन थे वो क्या थे, सिर्फ वनस्पति वैज्ञानिक थे। तो इन्होंने जंतु तथा पौधों की संरचना और विकास की समानता पर सूक्ष्म जांच द्वारा कोशिका सिद्धांत को आगे प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे तथा जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं और वे जीवन की मूलभूत इकाई है। यह कोशिकाओं के गुणों का भी वर्णन करती है। कोशिकाओं का अध्ययन कोशिका विज्ञान के अंतर्गत होता है। तो ये जो 2 वैज्ञानिक थे इन्होंने क्या बताया कि जो सभी जीव होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, कोशिका से मिलके बने होते हैं, चाहे वो बहुकोशिकीय जीव हो या एक कोशिकीय जीव हो। और वही कोशिका आगे जाके क्या बनाती है, कोशिका उत्पाद बनाती है। कैसे बनाती है, जब बहुत सारी कोशिका आपस में मिल जाती हैं तो वह ऊतक का निर्माण करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कोशिका उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, यह सिद्धांत इस बात की व्याख्या नहीं कर पाया कि नई कोशिकाओं की रचना किस प्रकार होती है। तो इनके सिद्धांत में एक दोष निकला कि इन्होंने ये नहीं बता पाया कि कोशिका होती तो क्या है, ये कोशिका होती तो क्या है, इन्होंने ये बता दिया, लेकिन ये नहीं बता पाए कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसा होता है। तो इसके बाद आए एक दूसरे वैज्ञानिक जिनका नाम था रडोल्फ विर्चो। इन्होंने सन 1855 में कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया। इन्होंने बताया कि कोशिकाएं विभाजित होती हैं तथा नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। इन्होंने स्लाइडन तथा श्वान की परिकल्पना को संशोधित किया तथा कोशिका सिद्धांत को एक अंतिम रूप दिया। तो सन 1855 में कौन आए, रडोल्फ विर्चो नाम के एक वैज्ञानिक आए। इनका एक कथन बहुत ज़्यादा सिद्ध हुआ। इनका जो कथन था वो था ओमनिस सेलुल ई सेलुला, जिसका अर्थ था कि जो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है वो पुरानी कोशिकाओं से ही होता है। मतलब जो कोशिका विभाजन करेगी वो क्या करेगी, जैसे कि कोशिका जब विभाजन करती है, एक कोशिका से जब 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है तो वो कैसा होता है, पुरानी कोशिकाओं से ही होता है। इन्होंने यह बताया और ये सिद्धांत अभी तक चलता रहा है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं वर्णित होने वाले कोशिका सिद्धांत के अनुसार। जो सिद्धांत निकले उनके अनुसार क्या कंक्लूजन निकला कि सभी जीव एक या अधिक कोशिका से मिलके बने होते हैं। दूसरा क्या निकला,
कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक मतलब जो शरीर की रचना करती है, और क्रियात्मक मतलब जो सभी कार्यों को संपन्न करती है। जैसे कि मनुष्य में जितने भी कार्य होते हैं, उत्सर्जन, प्रजनन, जितने भी होते हैं, उत्सर्जन, प्रजनन, पाचन, गति, ये सब कौन करता है? कोशिका द्वारा ही होता है। प्रत्येक कोशिका एक पूर्वज कोशिका से उत्पन्न हुई है। ये हमने अभी पढ़ा कि जो एक कोशिका होती है वो पूर्वज कोशिका से ही बनती है। इसके बाद देखते हैं सभी कोशिकाओं के रासायनिक संगठन। एक मिनट, ये नेक्स्ट हमने क्या देखा? नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं कि सभी कोशिकाओं के रासायनिक संगठन एवं उपचायिक क्रियाओं में मूल रूप से समानता होती है। उसके बाद देखते हैं विषाणु, जिसको हम क्या बोलते हैं? वायरस देखते हैं, वायरस बोलते हैं। अभी जो कोरोना वायरस आया था वो कौन था? विषाणु ही था। तो क्या करते हैं विषाणु? क्या करते हैं? ये कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं। ठीक है, ये भी कैसे होते हैं? ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। क्या होते हैं? ये एक कोशिकीय जीव होते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ये सोचते हैं कि हम कब किसको जाके बीमार कर दें। तो जो अधिकांश बीमारियां होती हैं वो किसके कारण होती हैं? विषाणु के कारण ही होती हैं। और ये कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करती हैं। क्या करती हैं? कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करती हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं। अगली क्लास में हम देखेंगे कि कोशिकाओं के कितने प्रकार होते हैं या कोशिका कितने प्रकार की होती हैं। इसके बाद हम जब ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम इसके MCQs भी सॉल्व करेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस होती रहे और आप इस चैप्टर के एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ें। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।